नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जो जानकारी दी थी वो सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल है उन्हीं की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में दी थी। तो दोस्तों, आज जो हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिकली एक तो रोपड़ के बारे में और राखीगढ़ के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में कोई जो भी बच गया उन स्थानों की हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये आखिरी क्लास होगी आज की। इसके बाद में है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि प्राचीन इतिहास है वो यहाँ से कंप्लीट है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं रोपड़ की और राखीगढ़ की, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कोई भी जो क्वेश्चन बनते हैं जो छूट चुके हैं या जिनसे आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, मोस्टली उन क्वेश्चनों को भी मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। तो अभी स्टार्ट हो जाओ आप भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखें। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसका नाम है रोपड़, ठीक है। तो इस रोपड़ के बारे में क्या क्या विशेष जानकारी हमें ध्यान रखनी है तो वो देखो आप। सबसे पहली बात, मैंने ट्रिक बताई थी, रोज आया तो चक दे फटे बाड़े में, ठीक है दोस्तों। तो उस ट्रिक से क्या है, रोज से क्या बन रहा था दोस्तों, रोज से बन रहा था रोपड़, ठीक है। तो अब उस ट्रिक में स्टार्ट करते हैं। तो ये पंजाब में है बेसिकली, क्योंकि वो पंजाब जो इंडिया वाला पंजाब है ना, उस पंजाब में है, ठीक है। और नदी कौन सी है, नदी है सतलज नदी के किनारे पर। ये लो साहब, सतलज नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों रोपड़ में उत्खननकर्ता और खोजकर्ता। तो उत्खननकर्ता और खोजकर्ता में देखो, सबसे पहले बात तो रोपड़ का जो उत्खनन है, सॉरी खोज जो है, वो खोजकर्ता कौन है दोस्तों, खोजकर्ता का नाम है बी बी लाल, ठीक है, जिसने 1950 में खोज की थी। कब, 1950 में इसने खोज की थी। अब अगला जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो उत्खनन से आता है कि उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन है। तो इसमें आप जोड़ दो 5 साल, 5 साल आगे जोड़ोगे 5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1955 और 56, 1955 56। और उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम है यज्ञ दत्त शर्मा। क्या नाम है, यज्ञ दत्त शर्मा। तो इस प्रकार से, और देखो ये जो उत्खनन किया गया था 1955-56 में, स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन था। क्या है दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनन। बस ये याद रखना है आपको, स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनन भी ये रोपड़ का था, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करने वाले इसी रोपड़ में कुछ विशेष यानी कि अवशेषों की बात करेंगे कि क्या क्या अवशेष है। तो देखो, रोपड़ से जो मिलने वाले अवशेष है वो बुर्जहोम जो है दोस्तों, वहां पर भी सेम मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जो वन ऑफ द मोस्ट है उसी की बात करूंगा। रोपड़ से वन ऑफ द मोस्ट जो अवशेष मिला है वो मिला है कि मानव का कुत्ते के साथ में, इनकी मानव और कुत्ता दोनों को क्या है, दफनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो मानव का कुत्ते के साथ में समाधान, मानव का कुत्ते के साथ समाधान, बस ये आपको इतना सा याद रखना है। रोपड़ में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले पंजाब की है, नदी कौन सी है, सतलज नदी। खोजकर्ता कौन है दोस्तों, बीबी लाल 1950, और उत्खननकर्ता 1955-56 में यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा। और स्वतंत्र भारत का यह प्रथम उत्खनन था। और यहाँ पे जो अवशेष मिला है वो एक ही है, वो वन ऑफ द मोस्ट है, वो है मानव के साथ कुत्ते का समाधान। बस ये याद रखना। और देखो, यही मानव के साथ कुत्ते का समाधान और कहाँ से मिला है, और मिला है दोस्तों बुर्जहोम से। कहाँ से, बुर्जहोम से, ये लो, से भी मिला है। इसका मतलब बुर्जहोम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बुर्जहोम की आपको चर्चा ज़्यादा नहीं करनी, बस इतनी सी याद रखना कि बुर्जहोम के जो व्यक्ति थे
बुर्जहोम के जो व्यक्ति थे वो गर्तावास, गर्तावास का मतलब होता है जमीन में खड्डा खोदकर और वहां पर रहना पसंद करते थे। तो क्या है दोस्तों, यहाँ के लोग गर्ता, गर्ता का मतलब खड्डा, ठीक है दोस्तों, गर्तावास में निवास करते थे, ये याद रखना है आपको, क्या कि बुर्जहोम के लोग गर्तावास में निवास करते थे। बस अब चलते हैं आगे और अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे राखीगढ़। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और राखीगढ़ी की बात करता हूं मैं। आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल होने वाला है वो है राखीगढ़ी। कौन सा स्थान है दोस्तों, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की हम बात करने वाले हैं। तो राखीगढ़ी का जो बेसिकली जो स्थल है यानी कि कहाँ से वो प्राप्त हुई है, तो देखो आप, ये है दोस्तों हरियाणा की। कहाँ से है, हरियाणा की है। और हरियाणा में एक स्थान है हिसार, जो भी काफ़ी फेमस है, तो आप जानते होंगे हिसार को, ठीक है। तो हरियाणा में हिसार से क्या है, राखीगढ़ी जो है वो राखीगढ़ी जो मतलब जगह है, स्थल है, वो मिला है, ठीक है। अब मेन बात वही दो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दोस्तों, कि सबसे पहली बात तो इसका खोजकर्ता कौन है और इसका उत्खननकर्ता कौन है, बस ये ध्यान रखना है आपको। देखो खोजकर्ता की तो मैं आपको ट्रिक ही बता दूं, यहाँ से राखी शब्द उठाना। तो राखी जो है, इतिहास में राखी किसने भेजी थी दोस्तों, तो वो उससे मतलब नहीं है। राखी किसको मिली, मुगल को मिली थी, ठीक है दोस्तों। तो मुगल को मिली राखी, ठीक है दोस्तों। मुगल को जब राखी मिली तो इसको पूरा नाम लेंगे, कौन सा मुगल है दोस्तों जिसको राखी मिली, तो राखी मिलने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रफीक मुगल। तो राखी मिली इसको, इसका मतलब ये क्या है, खोज करता है। तो ये लो साहब, अब इसको वापस लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया यहाँ से। राखीगढ़ी का उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता है कौन है दोस्तों, डॉक्टर रफीक मुगल। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर रफीक मुगल। इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति कौन है, ये उत्खनन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्खननकर्ता के बाद में, सॉरी ये दोस्तों खोज करता है, ये कौन है, ये खोज करता है, याद रखना इसको, थोड़ा मिसमैच हो गया। तो यह खोज करता, उत्खननकर्ता अब आएगा। उत्खननकर्ता दोस्तों जो है वो है अमरेंद्र नाथ। क्या नाम है दोस्तों उसका, अमरेंद्र नाथ। ये इसका हो गया दोस्तों उत्खनन करता। अब है मेन बात, तो ये आती है दोस्तों कि इसका जो खोज का जो एक फिक्स टाइम नहीं था, मतलब इतना विवरण मिलता नहीं कि खोज कब की गई, ठीक है दोस्तों। लेकिन उत्खनन करने की एक विशेष जो मतलब की गई थी, उत्खनन जब किया गया था तो उसका एग्जैक्ट डेटा है। तो दोस्तों वो एग्जैक्ट डेटा क्या है, उत्खनन जो किया गया था वो 1998 और 1999 में की गई थी उत्खनन, ठीक है दोस्तों। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसको उत्खनन करवाया गया था, ठीक है। अब वो की वही बात है, अवशेषों की बात करेंगे हम अब दोबारा से। अवशेष में क्या मिला, अवशेष में दोस्तों एक मुहर मिली, येलो साहब, और उस मुहर के ऊपर क्या था, मातृ देवी का अंकन, यानी कि चित्र या अंकन जो भी है वो था। एक मुहर मिली और उस पे मातृ देवी का अंकन था, और मुहर कैसी थी, लघु मुहर बोलते हैं इसको। कौन सी लघु, किस प्रकार की मुहर थी दोस्तों, लघु मुहर थी। इतना सा आपको याद रखना है अवशेषों के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण बातें करेंगे इन्हीं के बारे में, जैसे कि हिसार से मतलब कौन कौन सी जगह से विशेष क्या, जैसे कुणाल से है, करनाल जो हरियाणा है दोस्तों,
वहाँ से चांदी के 2 क्या मिले हैं, मुकुट मिले हैं, कहीं से सोना मिला है, ठीक है, वो भी हरियाणा से मिला था अभी सोना भी, ठीक है दोस्तों, सोने के आभूषण। तो कौन कौन सी जगह से ऐसी विशेष क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो देखो आप, ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो हम बात करने वाले हैं उनको आप लिखना महत्वपूर्ण बिंदु, और फिर 1 2 3 4 जो भी है वो आप लिखते रहो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो यहाँ पे है महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु क्या है, करनाल हरियाणा से क्या मिला है दोस्तों, वहां से करनाल हरियाणा से हमें मिला है चांदी के 2 मुकुट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं चांदी के 2 मुकुट हरियाणा से मिला है। ठीक है, स्थान है ना ये कुनाल भी, मतलब। और एक है दोस्तों हरियाणा में एक जगह और है जिसका नाम है दोस्तों क्या, भर्राना, जो मैंने बताया था दोस्तों, क्या है, वहां से मिले हैं सोने के आभूषण। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से सोने के आभूषण कहाँ से मिले हैं दोस्तों, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है भर्राना, तो वो है, तो उस जगह का नाम है भर्राना। तो देखो भर्राना हरियाणा से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप फटाफट सुन लो कि स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले जो खोजी गई जगह थी, स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहले जो खोजी गई, देखो यहां से लिख लेते हैं अपना स्वतंत्र भारत। ठीक है, यहां से सबसे पहले खोजी गई जगह, स्थल, खोजा गया क्या, ठीक है, खोजा गया स्थल। ठीक है, और एक है स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्खनित स्थल। दोनों में अंतर है, ये तो अभी बताया था मैं आपको, रोपड़ से है, कब है 1955-56 में, ये कब है 1947 में। खोजा गया स्थल कौन सा है दोस्तों, वो है रंगपुर, ये आप मोस्ट कर लेना। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है रंगपुर 1947 में, और स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो उत्खनित स्थल है उसका नाम है दोस्तों रोपड़। ठीक है, तो इस प्रकार से अब चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे एक बंदरगाह की जो कि लोथल का है। तो देखो एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसका निर्माण जो है वो लोथल वासियों ने जो करवाया था। तो देखो लोथल के कारों ने विश्व प्रसिद्ध ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण करवाया, विश्व प्रसिद्ध ज्वारीय बंदरगाह का, यानी कि गोदीवाड़ा भी बोलते हैं इसको ना, तो ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी फेमस जगह, मतलब फेमस करवाया था, काफ़ी फेमस स्थल है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको मैं एक बार यहाँ से लिखा हूँ। सबसे लास्ट में दोस्तों कपास की खेती के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, 5वें नंबर का है केवल कपास की खेती, अवशेष मिले हैं दोस्तों नाल हरियाणा से। ठीक है, और कपास की जो खेती करने का जो श्रेय है सर्वप्रथम वो किनको जाता है, खेती का श्रेय वो जाता है यूनानियों को जाता है। ठीक है, और यूनानी इस कपास की खेती को क्या बोलते थे दोस्तों, पिंडल, क्या बोलते दोस्तों,
देखो शायद यही नाम इसका, पिंडल नहीं, सिंडल बोलते थे दोस्तों, ठीक है। तो कपास की खेती को बोलते थे सिंडन, ठीक है दोस्तों, ये बोलते थे कपास की खेती को, यूनानियों ने ये नाम दिया था। 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है और बस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे हम, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वन ऑफ द मोस्ट है, काफ़ी मोस्ट है, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट लोग लेकर, और ये वाला जरूर ध्यान रखना आप कि स्वतंत्र भारत जो है उसमें सबसे पहले खोजा गया स्थल है रंगपुर, और सबसे पहले उत्खनित जो स्थल है वो है रोपड़, ठीक है दोस्तों, याद रखना फटाफट। अब देखो चलते हैं और आगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी जगह जो है, जो मैं पहले बता चुका हूँ उसका तो नाम लूंगा नहीं, और जिसका अब तक मैंने नहीं बताया कोई स्थल और वो कौन सी नदी के पास में है तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से इरेज करते हैं, तो देखो आप, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थल और उनके पास मतलब कौन कौन सी नदियों के किनारे वो स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करेंगे उसकी, तो ये नगर हो गए यानी कि स्थल हो गए, बोल दो स्थल ही बोल दो आप, और ये हो गई नदियाँ, कौन कौन सी नदी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो, अली मोहन आ, कोट पहन, चनहूदड़ो जा, ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो सिंध नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, कोट दीजी, कोट दीजी, ये जो तीनों स्थल है दोस्तों वो किस नदी के पास में है, सिंध नदी, ठीक है, याद रखना। अगली हम बात करेंगे हड़प्पा की, जो कि मैंने बता रखा है दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, तो यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे रंगपुर और रोजदी, ये आपने शायद नहीं देखा या नहीं पढ़ा, अभी रंगपुर के बारे में थोड़ी देर पहले ही जो चर्चा की थी, रंगपुर और रोजदी, ये दोनों के दोनों जो दोस्तों है वो मादर नदी के किनारे हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, प्राचीन सरस्वती नदी, तो प्राचीन सरस्वती नदी जो है वो घग्गर नदी, ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी को कहते हैं, और कालीबंगा वहाँ की क्या है, वो स्थल है, कालीबंगा है, और एक बनावली भी पढ़ा है मैंने, तो बनावली भी है दोस्तों। तो देखो, तो ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो नया है वो देखते हैं, एक उसका देख लो आप, पंजाब में नदी है सतलज, तो सतलज नदी के किनारे कौन कौन से हैं, सतलज नदी के किनारे देखो पंजाब में कौन कौन सी जगह है, पंजाब का याद करो, रोज आया तो रोज से क्या है दोस्तों, रोपड़ है या रोजदी है, तो रोपड़ ही है वो, रोज में जो है पंजाब वाला उसमें रोपड़ है, तो देखो रोपड़ है, और एक है बाड़ा, ये भी एक स्थान बताया था मैंने बताई थी ट्रिक, रोज आया तो चक दे फट्टे बाड़े में, ठीक है दोस्तों। तो उस ट्रिक के माध्यम से ये 3 4 चीजें बताई थी, ठीक है। तो रोपड़ और बाड़ा ये दोनों स्थल हैं वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और देखो दोस्तों, जो आगे हम बात करेंगे, वैसे मैंने एक लास्ट चेनाब नदी के किनारे एक जगह है माड़ा, माड़ा एक जगह है दोस्तों, वो कहाँ पे है, चेनाब नदी के किनारे है। और तो लगभग सारा मैंने दोस्तों बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या क्या, जैसे कि सूतकांगडोर जो है वो कौन सी नदी किनारे है, दास्क नदी के किनारे, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था यूं करके, ठीक है, मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। और आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे हैं, हिंडन नदी के किनारे हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने लगभग सब चीज़ बता दी है, ये कुछ नया था जो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोट दीजी, ये तीनों जो है सिंध नदी के किनारे पर है। रंगपुर और रोजदी, इनसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ये मादर नदी के किनारे हैं। माड़ा जो है वो चेनाब नदी के किनारे हैं। सतलज नदी है उसके किनारे 2 सभ्यता के स्थल है, कौन कौन से, रोपड़ और बाड़ा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, और दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कुछ धातुओं की, और वो धातु कहाँ कहाँ से मिली है तो उनकी भी हम चर्चा करने वाले। जैसे कि मैंने स्थलों की बात की, अब हम धातुओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी धातु, जैसे सोना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोना कहाँ पर है दोस्तों, अपने दक्षिण भारत में कर्नाटक में मिला था, ठीक है दोस्तों। वहां से उनके क्या है, प्राचीन
साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इन धातुओं के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं। तो देखो सोने की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सोना जो है उसके प्राचीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है। तो सोने के प्राचीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं दोस्तों। भारत की बात करें तो भारत में है दक्षिण भारत, और वो भी कौन सी जगह है, कर्नाटक में। तो देखो यहाँ पे दक्षिण भारत में जगह है, सोने के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, कर्नाटक से मिले हैं। और दूसरी बात, भारत से मिला है, और कहाँ से मिला है, ईरान से मिला है। इन 3 जगह से सोने के अवशेष मिले हैं। चांदी की बात करेंगे अब। चांदी में जो ध्यान रखना आपको वो है बलूचिस्तान, सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान आपको ध्यान रखना है। तो देखो चांदी में एक हो गया दोस्तों बलूचिस्तान, एक हो गया फारस, और एक हो गया दोस्तों अफगानिस्तान। तो आप जो सबसे ज़्यादा है वो बलूचिस्तान में है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर का याद रखना आपको फारस, और तीसरे नंबर का आपको याद रखना है अफगानिस्तान, अफगान जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन 3 जगह से चांदी के अवशेष हमें मिले हैं। फिर हम आगे बात करेंगे तांबे की। तो तांबा जो है दोस्तों, तांबे के लिए तो लगभग सब जानते होंगे दोस्तों, कहां से है, खेतड़ी, और दूसरा है दोस्तों बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा कहां से मिला है दोस्तों, खेतड़ी से। तांबे के बाद में पीतल की बात होती है, लेकिन सबसे पहले हम सेलखड़ी की बात करेंगे। सेलखड़ी कहाँ कहाँ थी दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी बात, आप बता सकते हो सेलखड़ी कहाँ कहाँ सी है। सेलखड़ी का तो मैंने आपको बताया भी था। सेलखड़ी है दोस्तों कहाँ से, राजस्थान से, गुजरात से और बलूचिस्तान से। तो देखो ये हो गया, राजस्थान से प्राप्त हुई है, बलूचिस्तान से भी प्राप्त हुई है, और कहाँ से प्राप्त हुई है, गुजरात से। ठीक है, ये हो गया, सेलखड़ी आ गया। सेलखड़ी के बाद जो आगे हम चर्चा करेंगे वो नील रत्न की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नील रत्न है वो एक ही जगह से मिला है। तो वो एक जगह कौन सी है, अफगानिस्तान की एक जगह है जिसका नाम है बदख्शा। क्या नाम है, बदख्शा। तो बदख्शा से मिला है, ये हो गया, बदख्शा से क्या मिला है, अफगान में ये मिले हैं। तो इसका भी एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर हम चलेंगे आगे, बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। जैसे कि मात्र सत्तात्मक जो परिवार है वो मिला है दोस्तों, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देन है उनकी, कौन कौन सी चीज़ है क्या नहीं है, वो सारी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिटा दो इसको। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की देन की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी देन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो वो देखो आप, देखो एक क्वेश्चन आते हैं तो दोनों अलग अलग बता दूं मैं आपको। एक क्वेश्चन आता है आपके कि पितृसत्तात्मक जो चल रहा है दोस्तों, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक जो शासन है वो किसकी देन है, और मातृसत्तात्मक शासन है वो किसकी देन है। तो मातृसत्तात्मक जो शासन है दोस्तों वो देन है किसकी, अपने सिंधु घाटी सभ्यता की। और पितृसत्तात्मक जो देन है वो है वैदिक काल की, यानी कि वैदिक सभ्यता की। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी की, सिंधु सभ्यता की देन, ऐसे लिख लो आप डायरेक्ट ही, सिंधु सभ्यता की देन। क्या क्या इसकी देन है, तो वो देखो आप। पहली बात, सिंधु सभ्यता में क्या है, ऐसे ट्रिक से याद रखना, बात याद रखना, मातृसत्तात्मक, बस। क्यों, कारण अगर आपको पूछे क्यों, तो क्यों का आपको जवाब देना है क्या, कि मातृसत्तात्मक इसलिए क्योंकि मातृ मृण मातृ देवी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यह है देन का सबसे पहला कारण है। आ गई बात समझ में। हम जो दूसरी बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे कि वहाँ मतलब जो आग
आग से कुछ चीज़ें, जैसे मान लो कि ये मूर्तियाँ जो हैं उनको पकाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उनकी बात करेंगे, मूर्तियाँ और जो घड़े होते थे। तो देखो, आग से क्या पकाया जाता था? आग से मृण मूर्तियाँ व मृद भांडों को पकाया जाता था। ठीक है दोस्तों, पकाया जाता था, तो पकाया जाता था। तो अब देखो, मृण मूर्तियाँ और ये क्या नाम है, मृद भांड, जिनको पकाया जाता था, उस कला को हम बोलते थे टेरी कोटा। क्या बोलते थे दोस्तों उस जमाने में? इसको बोलते थे टेरी कोटा। ठीक है, ये याद रखना आप। अब मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ इस पेन में, और 2 ही मिनट लगेगी आपको, फटाफट देखो आप। आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो भारतीय चित्रकला की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारतीय चित्रकला का जो हमें मतलब मिला है, वो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो आपने पशुपतिनाथ का अंकन मतलब देखा है। पशुपतिनाथ जो है किसी मोहर पे अंकन किया गया था, और उसके चारों तरफ व्याघ्र, हाथी, चीता, मतलब जो भी है, व्याघ्र, हाथी और क्या नाम है, एक सिंह, बैल, हिरण, ये थे दोस्तों। तो उनकी हम अब चर्चा करेंगे कि पशुपतिनाथ जो है वो क्या है। पशुपतिनाथ जो है दोस्तों, वो भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य है। क्या है? प्रथम साक्ष्य। बस ये याद रखना, भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य की अगर बात करें तो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है, देखो, अब हम बात करेंगे इसकी, पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ, तो सबसे पहले बात तो मार्शल ने इसको क्या कहा है? मार्शल ने इसे कहा है आद्यतम शिव की संज्ञा दी है, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखो, मेन बात जो मेरे को यहाँ बताना है वो इतनी सी बात है कि इसे यह भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य है। अब बात अगर ये आ जाए कि भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है, क्या? प्रथम साक्ष्य। तो प्रथम साक्ष्य तो माना कि पशुपतिनाथ का जो अंकन है मोहर पर वो है, लेकिन भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कौन है? तो उसका ध्यान रखना आप। ये लो कि भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य की हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों? प्राचीनतम साक्ष्य है भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त चित्र। भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त चित्र। और ये गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में है ये। भीम मतलब भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको देना है उत्तर भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त चित्र, जो भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब देखो, सेंधो सभ्यता की कुछ 3-4 मतलब जो हमें उपासना में मिला है दोस्तों, क्या क्या हमें उपासना मिला है, कुछ जो उन चीज़ों की हम बात करेंगे। सेंधो सभ्यता में जो हमें 3-4 चीज़ें मिली है, तो देखो आप उनको लगातार में लिख देता हूं मैं। एक है जो क्वेश्चन आता है, लिंग व योनि की पूजा। यह हमें किसकी देन है दोस्तों? यह है सेंधो सभ्यता की। दूसरी, सूर्योपासना, यह भी किसकी देन है? स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़। और स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ मिला था दोस्तों? ये मिला था कालीबंगा में, याद रखना। ठीक है, तो ये किसकी देन है? ये सेंधो सभ्यता की देन है। लिंग व योनि की पूजा, सूर्योपासना, स्वास्तिक का चिन्ह व पीपल का पेड़ है दोस्तों। कहाँ से ये किसकी देन है दोस्तों? ये सारी की सारी सेंधो सभ्यता की देन है। आगे हम बात करेंगे कि एक छोटी सी, कि हमने मृद भांडों की बात की थी कि मृद भांडों को पकाया और पकाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन मृद भांड जो हमें और भी मिले हैं वो देखो, लाल व
पीले मृदभांड, ये भी हमें कहाँ से मिले हैं, मतलब ये सिंधु सभ्यता की ही देन है। ठीक है दोस्तों, लाल व काले रंग है ये, पीला तो नहीं है, काला ही है तो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 9वें नंबर की। तो 9वें नंबर की बात जो हम करने वाले हैं वो है, देखो कि एक तो है गाय, एक है घोड़ा। ठीक है, गाय और घोड़ा के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी, मतलब इस सिंधु सभ्यता में जितने भी प्रमाण मिले हैं उनमें गाय घोड़ा इनके कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो मैं 3 चीज़ लिखने वाला हूँ। गाय और घोड़ा तो जो है वो 500 में आ गया, और अगर हम थोड़े बहुत मतलब उनकी बात करें जैसे तलवार वगैरह, तो उनमें जो तलवार है दोस्तों उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि तीनों चीज़ उस समय नहीं थी। कौन कौन सी? गाय व नहीं गाय व घोड़े तथा तलवार से यहाँ के लोग अपरिचित थे, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, से यहाँ के लोग अपरिचित थे। किस किस से अपरिचित थे दोस्तों? गाय घोड़े से तलवार से, क्योंकि इनके कोई अवशेष वहां पे नहीं मिले हैं। ये भी आपको वन ऑफ द मोस्ट याद ही रखना है। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी सी बात, जो 10 ये पूरे के पूरे 10 थे उनमें से एक चीज और याद रख लो आप, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। क्या दोस्तों? मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। ठीक है, अब देखो गाय घोड़े व तलवार और मंदिर की अगर बात करें कि ये किन की देन है दोस्तों, तो ये वैदिक काल की देन है, वैदिक सभ्यता की देन है, वैदिक काल की सब देन है। और उस अगर उनमें भी अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे हम बात उत्तर वैदिक काल जो है उनमें हम सारे आगे हम पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो है तो आपके लगभग हो चुका है, कंप्लीट हो गया ये, कंप्लीट आपके सिंधु सभ्यता में। इससे बाहर सिंधु सभ्यता में कहीं कुछ नहीं जाने वाला। एक क्वेश्चन है और है मेरे दिमाग में, वही मैं आपको बता दूं। देखो चावल के साक्ष्यों की हम बात करेंगे। चावल के साक्ष्य 3 प्रकार के हैं। एक तो वो है प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, एक जले हुए चावल और एक ओनली चावल। तो चावल के हम 3 प्रकार से हम बात करें साक्ष्यों की। तो देखो प्राचीनतम जो साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य जो है दोस्तों वो देखो आप, कुंडीवाड़ा, एक दोस्त स्थल मतलब एक स्थल है कुंडीवाड़ा, वहां से मिले हैं। और केवल साक्ष्य जो है, जो प्राचीनतम जले हुए चावल जो है वो देखो, जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा से। नॉर्मल जो चावल है उन चावल के जो साक्ष्य है वो लोथल से मिले हैं, और अगर नॉर्मली आ जाए तो दोस्तों वो है लोथल। ठीक है, कंप्लीट है दोस्तों मामला। तो ये इसका एक नाम और है दोस्तों, क्या? इस कुल्डीवाड़ा मतलब कुड़ीवाड़ा जो है उसको कोल्हीवाड़ा, कोल्डी हवा भी बोलते हैं इसको। क्या दोस्तों? कोल्डी हवा भी बोलते हैं। ठीक है, इन अलग अलग नाम एक ही है दोस्तों इनका, कोल्डी हवा या कोडीवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो कंप्लीट है मामला। अब सिंधु सभ्यता जो है यहाँ आपकी कंप्लीट हो गई है, और हम जो अगले मतलब वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी हम बात करेंगे दोस्तों, वो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की। तो यहाँ से इतना अगर आप पढ़ लोगे ना, जितने में 2-4 क्लास हुई है, 5-6 क्लास जो भी है, तो उनसे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कुछ नहीं जाने वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं या काफ़ी लंबा बोल सकते हैं दोस्तों। ये नॉर्मली एज सभ्यता जो है वो याद नहीं होती है, तो इसलिए आप इन वीडियो को 1-2 बार और देखो दोस्तों, और आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।